महाराष्ट्र में हुकूमत साजी के लिए सरगर्मी तेज होती दिखाई दे रही है। आज शिवसेना के तर्जुमान संजय रावत ने एनसीपी सदर शरद पवार से उनके घर जाकर मुलाकात की। संजय रावत ने शरद पवार से महाराष्ट्र में हुकूमत साजी को लेकर बातचीत की, वहीं किसानों के मसाइल पर भी गुफ्तगू हुई। पवार साहब देश के महाराष्ट्र के बड़े नेता है, मार्गदर्शक है सबके। उन्हें भी चिंता है कि राज्य में अब तक सरकार क्यों नहीं बन रहा है, राज्य में अस्थिरता है, वो चिंता उन्हें भी जताई। बातचीत में थोड़ी बातचीत हमारी हो गई है, आगे की बात आगे। मुंबई से हमारे नुमाइंदे अमित राय इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से महाराष्ट्र में सियासी घमासान अभी भी जारी है, हुकूमत साजी का अभी तक कोई पहल नहीं हो पाई है, ऐसे में शिवसेना एनसीपी से जाकर मिलती है। इस मुलाकात के बारे में आपको क्या कुछ अपडेट मिल पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पे महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरीके से गर्मा चुकी है। हर पल एक नया अपडेट जो है निकलकर सामने आ रहा है। संजय राउत ने कुछ देर पहले शरद पवार से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से महाराष्ट्र में राजनीति में उथल पुथल हो रहा है, इतने दिन हो चुके लेकिन नई सरकार का गठन नहीं हुआ, इस पूरे मामले को लेकर शरद पवार से मुलाकात हुई। शरद पवार ने भी चिंता व्यक्त की और ये सारी बातें जो हुई है वो मातोश्री पहुंच चुके संजय राउत, और उन्होंने उद्धव ठाकरे को जो है इन सारी बातों से अवगत कराया है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वाईबी चौहान सेंटर में, जहां पर कुछ ही देर में 12:30 बजे का समय दिया हुआ है। शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो शुरू होने वाली है। अब देखना ये होगा कि महाराष्ट्र के उभरे हुए किंग मेकर शरद पवार कहे जाते हैं, और इस पूरे चुनाव के बाद जिस तरह से 54 सीटें उनकी आई हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर बनके वो साबित हुए हैं, वो क्या कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है वो अपडेट करते हैं, इस पे सबकी निगाहें जो है वो लगी हुई हैं। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने सुबह साफ तौर पर कहा था कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की जब बातें हुई थी दोनों पार्टियों के बीच, लोकसभा चुनाव के पहले जो युति हुई थी, वो इन्हीं मुद्दों पे जो है युति हुई थी कि मुख्यमंत्री जो है 2.5 साल दोनों पार्टी का होगा। तो इसके पहले जो है हमारी तरफ से कोई प्रपोजल उन तक नहीं जाएगा, ना ही उनकी तरफ से कोई प्रपोजल हमारे तक आएगा जो मान्य होगा। जो चीजें पहले तय हो चुकी हैं 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद को लेकर और जो अहम मंत्रालयों को लेकर, उस पर ही बात बन पाएगी। यानी कुल मिलाकर देखो तो स्थिति जो है लगातार जो है वो बद से बदतर होती नजर आ रही है। कई दिन बीत चुके हैं यहाँ पर रिजल्ट आने के बाद, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का गठन नहीं हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए, चाहे कांग्रेस एनसीपी हो, शिवसेना बीजेपी हो, हर खेमे में उथल पुथल मची हुई और सबकी निगाहें जो है वो इस समय शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी हुई। आखिरकार शरद पवार क्या निर्णय लेते हैं? बिल्कुल अमित, और जिस तरह से बार बार शिवसेना कह रही है कि जो 2.5 साल वाली फॉर्मूले की बात हुई थी उसी पर जो है इत्तेहाद कायम रहेगा, लेकिन बीजेपी लगातार इस बात को इनकार कर रही है, इस बात से साफ इनकार कर रही है कि ऐसी कोई बातचीत नहीं हुई है। ऐसे में फडणवीस ने भी आरएसएस चीफ से मुलाकात की है। देखिए, निश्चित तौर पे देर रात हमने देखा कि फडणवीस नागपुर पहुंचे, उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की। उस समय भैयाजी जोशी भी वहां पे मौजूद थे और इन सारी उठापटक पे बातचीत हुई, किस तरह से जो है समन्वय जो है स्थापित किया जाए, शिवसेना किस तरह से साथ लेकर चला जाए। लेकिन जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 2.5 साल के जो मुख्यमंत्री पद की बात थी वो कतई बीजेपी जो है मानने को तैयार नहीं। उनका साफ तौर पर कहना है कि सबसे बड़ा नंबर जो आया है 105 सीट का, वो बीजेपी का आया, तो मुख्यमंत्री उनका होगा। लेकिन कुछ एक अलग फॉर्मूले पे जो है बातचीत चल रही है, ऐसे बीजेपी के सूत्रों का कहना है कि 19 मंत्री और डिप्टी सीएम का पद जो है दिए जाने की बात जो शिवसेना को चली थी, लेकिन शिवसेना ने साफ तौर पे कहा है कि कोई भी नया प्रपोजल ना हम देंगे, न किसी नए प्रपोजल को हम मान्य करेंगे। जो चीजें पहले तय हो गई हैं उसमें एक मिनिस्ट्री पद भी ज्यादा हमें नहीं चाहिए, वो सारी चीजें जो हमें दे दी जाए, ये मामला जो है तुरंत जो है सॉल्व हो जाएगा। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस जो राजनीति में उठापटक चल रही महाराष्ट्र में, उसमें हमारा कतई जो है कोई दोष नहीं है। इस तरह से जो सामने वाली पार्टी यानी साफ तौर पे बीजेपी में उनका ये आरोप रहा है कि बीजेपी इस पूरे मामले को उलझा रही है, क्योंकि इसमें ये भी खबरें आ रही कि नितिन गडकरी जो है इस पूरे मामले को लेकर मध्यस्थता कर सकते हैं। क्योंकि कल हमने देखा कि रामदास अठवले ने भी नितिन गडकरी से मुलाकात की। उनका साफ तौर पे कहना था कि जो उठापटक यहाँ महाराष्ट्र में चल रही है, आप दोनों ही पार्टियां जो है आपको इज्जत देती हैं, आपकी बातों को जो है मानती है, तो कहीं न कहीं इस पूरे मामले का सोल्यूशन निकलना चाहिए। लेकिन आज सुबह भी हमने देखा कि संजय राउत ने बातचीत में ये कहा कि जो फॉर्मूला तय है उसी फॉर्मूले पे बात होगी, उसके अलावा इफ या बट जो है कुछ भी बातचीत नहीं होगी। तो सबकी निगाह
निगाहें जो है इस समय एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में टिकी। आखिरकार शरद पवार किस तरह का निर्णय लेते हैं, क्योंकि जो खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस में भी दो धड़ हो चुका है। एक धड़ ये कह रहा है कि हमें जो है शिवसेना के साथ सत्ता बनानी चाहिए, क्योंकि कल को ऐसा ना हो कि जनता हमें कहे कि हमें इतना अच्छा मौका मिला लेकिन हमने इस मौके को खो दिया। लेकिन वही दूसरा धड़ ये कह रहा है कि कहीं हमारी हालत जो है उत्तर प्रदेश जैसी ना हो जाए, क्योंकि दोनों ही रीजनल पार्टियां हैं, शिवसेना भी यहाँ की रीजनल पार्टी है, एनसीपी भी है, ये दोनों आगे निकल जाए। क्योंकि यही हालत जो हमने देखा था कि उत्तर प्रदेश में भी हुआ था कि सपा और बसपा को जो है समर्थन दिया था कांग्रेस ने, लेकिन आज कांग्रेस जो है अपनी जमीन वहां तलाशने में जुट चुकी। कहीं वही स्थिति जो है यहाँ महाराष्ट्र में ना हो जाए। तो हर तरफ जो है उठापटक शुरू है, हर तरफ जो है राजनीतिक समीकरण जो है पल दो पल जो है लगातार बदलता चला जा रहा है। अब सबकी निगाहें जो है शरद पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे, आखिरकार क्या कुछ निर्णय इस पूरे मामले में लिया जाता है, शिवसेना किस तरफ जो है झुकाव करती है, बीजेपी किस तरह से शिवसेना को मनाती है, ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो अनसुलझे हैं, जिनकी गुत्थियां जो है अभी भी अनसुलझी हैं, उसको सुलझाने की जो हर तरफ कोशिश की जा रही है। लेकिन शिवसेना जो है अपनी मांग पे लगातार अड़ी हुई है। बिल्कुल अमित, नजरें जो है अब शरद पवार पर ही टिकी हुई है कि वो अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं। लेकिन इससे पहले भी हमने देखा था कि शिवसेना बीजेपी के बीच में राइवलरी होती रही है, खींचतान होती रही है, लेकिन अक्सर माना जाता था कि अमित शाह जो है वो सब कुछ संभाल लेते हैं, लेकिन इस बार वो भी नाकाम होते हुए नजर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों से मुलाकात की थी, उनका साफ तौर पे कहना था कि जिस तरह से शिवसेना की तरफ से बयानबाजी की जा रही है, सामना में जिस तरह से टीका टिप्पणी की जा रही है, उससे आला कमान जो है बीजेपी के वो नाराज चल रहे हैं। उनका साफ तौर पे कहना, जब तक ये चीजें बंद नहीं होगी तब तक बातचीत नहीं होगी। हमने ये भी देखा, कल कोर कमेटी की बैठक हुई यहाँ पे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में, उसके बाद चंद्रकांत पाटिल बाहर निकलते उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि अब हम वेट एंड वॉच की स्थिति में है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि शिवसेना क्या कुछ कहती है। हमने देखा था कि 2 दिन पहले संजय राउत ने जाकर राज्यपाल से मुलाकात की, चूंकि जो हमारे सूत्र ये बता रहे हैं कि वो राज्यपाल के पास इसलिए गए थे कि वो बीजेपी को बोले कि आपके सबसे ज्यादा नंबर हैं, आप जो है दावा पेश करिए सरकार बनाने का। लेकिन बीजेपी ये भली भांति जानती है कि 105 सीटों को लेकर और जो कुछ अन्य निर्दलीय उनके साथ जुड़े हुए हैं, उस नंबर को लेकर वो सरकार नहीं बना पाती, यानी बहुमत साबित नहीं कर पाएगी। जिसके बाद जो है सेकंड लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर शिवसेना है, तो शिवसेना शायद आगे बढ़ सकती है। लेकिन बीजेपी इन सारी परिस्थितियों को भली भांति जानती है, समझती है, इसलिए अब जो है उनका साफ तौर पे कहना है कि हम शिवसेना से बातचीत के सारे रास्ते खुले हैं, लेकिन शिवसेना सामने आए। वही शिवसेना का साफ तौर पे कहना है कि जब सारी बातें पहले तय हो चुकी हैं, उन्हीं बातों पे ये युति भी हुई थी, तो अब नया फॉर्मूले का कोई बात ही नहीं सामने आती है। पुरानी जो बातें तय हैं उसको मान्य करना होगा, वरना अपनी अपनी बात पर अड़ी हुई है, दोनों ही अपने मुतालबात को लेकर अड़े हुए हैं। ऐसे में अब महाराष्ट्र में हुकूमत साजी किस तरह से हो पाती है और शरद पवार अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। बेहद शुक्रिया अमित आपका। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच तनाजा बढ़ता जा रहा है। पुलिस एहलकारों के बाद आज वुकला मुजाहिरा कर रहे हैं। साकेत कोर्ट में वुकला ने सदर दरवाजे को बंद कर रखा है, वहां कामकाज ठप है। जराये के मुताबिक रोहिणी अदालत में एक वकील ने खुदकुशी करने की कोशिश की। वुकला इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरों के बीच निचली अदालतों में वुकला की हड़ताल भी जारी है। 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में वुकला और पुलिस के बीच झड़प के बाद ये मामला हर गुजरते दिन के साथ तूल पकड़ता जा रहा है। नाज़रीन, आपको बता दें कि दिल्ली में पुलिस और वकीलों के बीच तनाज़ा जो है हर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस एहलकारों के बाद अब आज वुकला मुजाहिरा कर रहे हैं। साकेत कोर्ट में वुकला ने सदर दरवाजे को बंद कर रखा है, वहां कामकाज पूरी तरह ठप है। जराये के मुताबिक रोहिणी अदालत में एक वकील ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। वुकला इंसाफ की मांग कर रहे हैं। मुजाहिरों के बीच निचली अदालतों में वुकला की हड़ताल भी जारी है। आपको बता दें 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में वुकला और पुलिस के बीच झड़प के बाद ये मामला हर गुजरते दिन तूल पकड़ता ही जा रहा है। नाज़रीन, हमारे साथ दिल्ली से हमारी नुमाइंदा रचना और हमारे नुमाइंदे रवि इस वक्त जुड़ चुके हैं। रचना, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि कल जिस तरह से पुलिस और उनके अहल खाना ने एहतजाज किया और अब जो है वुकला भी उसी पैमाने पर, उसी बड़े पैमाने पर जो है एहतजाज करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से कल दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस के परिवार वालों ने
सड़कों पे उतरकर प्रदर्शन किया, न्याय की मांग की। उन लोगों का कहना था कि जो हमारे परिवार के लोगों को निलंबित किया गया है, जिन पुलिसकर्मियों को, उनका निलंबन वापस लिया जाए। तो आज की बात अगर हम करें तो आज भी ये मामला कहीं ना कहीं और ज्यादा बढ़ता नजर आ रहा है। जिस तरीके से जो वकील हैं वो अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, इस वक्त मैं साकेत कोर्ट के बाहर खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर भी जो वकीलों का प्रदर्शन है वो चल रहा है और जो भी लिटिगेंट्स हैं उनको अंदर नहीं आने दिया जा रहा। उनका कहना है कि आज हम हड़ताल पर हैं, तो वो लोग भी अपना विरोध प्रदर्शन भी जता रहे हैं। हमारे साथ कुछ वकील भी हैं, हम उन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, आप लोग भी यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, कल दिल्ली पुलिस ने भी प्रदर्शन किया, तो आप लोगों की लड़ाई में, यानी दिल्ली पुलिस और वकीलों की लड़ाई में कहीं ना कहीं आम लोग परेशान हो रहे हैं? ठीक है मैडम, हम लोग परेशान नहीं हो रहे, हम लोग भी तो परेशान हो रहे हैं। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं केवल अपनी कोर्ट के अंदर। दिल्ली पुलिस ने कल इतना बड़ा प्रदर्शन किया, इतनी उल्टी सीधी बातें करी लॉयर्स के लिए, वो भी कोई सही नहीं था ना। तो आप लोगों की क्या मांग है? हमारी मांग केवल इतनी है, जिसने गोली चलाई उसको अरेस्ट किया जाए, बस हमारी मांग इतनी सी है। तो सर, मांग इतनी है कि अरेस्ट किया जाए। जब तक अरेस्ट नहीं होगा तो लगातार प्रदर्शन इसी तरीके से रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, इनको अरेस्ट करके जेल नहीं भेजेंगे, जब तक हमारा प्रोटेस्ट साइलेंट इसी तरह से चलता रहेगा। क्योंकि एक कानून है कि अगर कोई ऑफेंस कमिट करता है तो उसको इमीडिएटली अरेस्ट करिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और डायरेक्ट इन्होंने गोली करी, इनको अरेस्ट करना चाहिए। आम आदमी को भी तो अरेस्ट करते हैं, तो आप कानून से बाहर नहीं है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, कॉन्स्टिट्यूशन में, इंडियन कानून में, चाहे प्राइम मिनिस्टर, लॉ सबके लिए है। ये नहीं कि ये इनको नहीं, इनको अरेस्ट करिएगा, इनके खिलाफ FIR करके इन्हें अरेस्ट करें और अरेस्ट करके इनको भेज दीजिए, कोई मसला नहीं है। सर, लेकिन जिस तरीके की अरेस्ट की बात कर रहे हैं आप लोग, तो न्याय दिलाने का काम करते हैं, लेकिन अगर अब सड़कों पर आप लोग भी उतरेंगे तो न्याय कैसे लोगों को दिलाएंगे? नहीं, हम सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं, हम सड़कों पे नहीं है, हम अपने कोर्ट में प्रोटेस्ट कर रहे हैं साइलेंटली। हम हम किसी को परेशान न करना चाहते हैं, न करेंगे, न कर रहे हैं किसी को परेशान, और न कोई हम किसी को थ्रेट कर रहे हैं, न कोई धमकी दे रहे। हम इंसाफ मांग रहे हैं कि हमारा जो साथी इंजर्ड हुआ है, गोली लगी है, 307 का मुकदमा उसके खिलाफ कल्प्रिट होना चाहिए, उसको अरेस्ट किया जाए। हम तो आपने भी सुना कि वकीलों का कहना है कि हम यहाँ प्रदर्शन नहीं कर रहे, हम भी सिर्फ अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। जिस साथी को हमारे गोली लगी है और गोली चलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ FIR होनी चाहिए, केस बनना चाहिए, इसकी मांग वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो तमाम तरीके की चीजें यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है, लेकिन जो आम लोग हैं वो जरूर यहाँ परेशान हो रहे हैं, क्योंकि लिटिगेंट्स को जिस तरीके से अंदर एंट्री नहीं मिल रही, कहीं ना कहीं उनके लिए परेशानी का सबब यहाँ जरूर बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल रचना। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से दोनों ही साइड, चाहे पुलिस हो और वकील हो, दोनों ही कह रहे हैं कि हम एहतजाज करें, अपने इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में दोनों ही जो है एक तरह से जिद पे भी अड़े हुए हैं। इंतजामिया के पास क्या कुछ सोल्यूशन रह जाता है जिससे वो दोनों साइड्स में जो है इंसाफ भी हो जाए और ये मामला जो है मजीद आगे न बढ़े? बिल्कुल, मैं आपसे बता देना चाहूँगा कि इस वक्त मैं 30 हजारी कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ। इसी कोर्ट परिसर में 2 तारीख को वो पूरा घटनाक्रम हुआ, जिसके बाद से एक छोटी सी चिंगारी पूरे देश में आग का रूप ले चुकी है। कल पुलिस वालों ने प्रोटेस्ट किया और प्रोटेस्ट के बाद आप देख सकते हैं कि हर जगह आज भी दिल्ली के 6 निचली अदालतों में सभी वकील प्रोटेस्ट पर हैं और अपने क्षेत्र में बैठे हुए हैं और काम नहीं कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, अभी क्या आगे की कार्रवाई रहेगी, क्या मांग रहेगी? हमारी छोटी सी मांग है, जिन्होंने भी हमारे वकील भाई को गोली मारी गई है, सबसे पहले उनको सस्पेंड किया जाए और उन्हें अरेस्ट किया जाए। बाय नेम उनके FIR हो चुके हैं हाई कोर्ट के द्वारा, तो टिल डेट अभी अरेस्ट क्यों नहीं किए गए हैं? कानून से ये लड़ाई है। आप बात करना चाहेंगे, हमारे साथ तमाम ये लोग हैं, आप वकील भाइयों से मैं बात करना चाहूँगा। आज जितने भी कोर्ट हैं सर, हर कोर्ट में आप सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कल पुलिस वालों ने भी प्रोटेस्ट किया। अब आगे आज क्या नज़र हाई कोर्ट के जो अभी घटनाक्रम होगा हाई कोर्ट में, वहाँ पे क्या पक्ष विपक्ष मुद्दे को रखेंगे और क्या दिशा निर्देश दिया जाएगा, उस पर नज़र रहेगी क्या? देखिए, बेसिकली आज 3 बजे हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हियरिंग के लिए हमें बुलाया है और दिल्ली पुलिस ने जो भी रिवीजन पिटीशन फाइल की है वो हमारे पास आ चुकी है। एक बार उसको पढ़ने के बाद जो भी फैसला लेगी, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटी कल बना दी गई है और वही कमेटी स्ट्राइक को भी और जो भी एजुकेशन हमारा चल रहा है उसको फॉलोअप करेगी। बेसिकली मैं क्लियर कर दूं बात, जो एक रॉन्ग मैसेज जा रहा है मीडिया के थ्रू, वो ये है कि हमारी जो लड़ाई है वो दिल्ली पुलिस से नहीं है, दिल्ली पुलिस के उन आला अधिकारियों से है जिन्होंने यहाँ पे फायरिंग के ऑर्डर्स दिए। जिस ASI या SI ने हमारे ऊपर फायरिंग की, जिसकी वजह से आज हमारे वकील भाई जो कि हॉस्पिटल में आज भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, हमारी लड़ाई सिर्फ उनसे है। ये हमारा मैसेज गलत है। मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि ये जो घटनाक्रम हुआ 2 व्यक्तियों के बीच में या कुछ लोगों के बीच में हुआ, मगर ये आज आवाज़ पूरी हर जगह फैल गई है। अब क्या किस तरीके से इस समस्या का समाधान निकाला जाए आप लोगों की तरफ से या सभी वकीलों की तरफ से? क्योंकि कानून से ये युद्ध होगा,
तो इंसाफ कौन करेगा? इसका जवाब मैं चाहता हूँ आप लोगों से। बेसिकली कानून देखिए, ये 3 पहलू हैं, जुडिशरी, वकील और दिल्ली पुलिस। इनका होना बड़ा ज़रूरी है। एक भी चीज़ को अलग रख दें तो कामकाज ठप पड़ जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा बेसिकली हमसे ये अनुरोध किया गया था कि हमारे क्लाइंट्स, हमारे लिटिगेंट्स जो कि फेस कर रहे थे, प्रॉब्लम्स आ रही थी उनको, वो कोर्ट में जा नहीं पा रहे थे। तो आज 30,000 ही है, रोहिणी है, हर जगह में हम लिटिगेंट्स को कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहे हैं। वो जा रहे हैं, इजीली जा रहे हैं, उन्हें पानी पिलाया जा रहा है, उन्हें बिस्कुट दिए जा रहे हैं। हमारी तरफ से एक इनिशिएट है कि जो हमारा रॉन्ग मैसेज लिटिगेंट्स में या एक जनरल पब्लिक में गया था कि एडवोकेट्स लिटिगेंट्स को परेशान कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। मैं जानना चाहूँगा सर कि क्या आज जो हाई कोर्ट में जो कार्रवाई होगी, उस पर जो सुनवाई होनी है, उस पर नज़र रहेगी? क्या दोनों पक्ष अपने बात को रखेंगे और समाधान निष्कर्ष निकलने का कोई आप लोग सोच रहे हैं कुछ हो पाएगा? बिल्कुल, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक दोनों पक्षों की बात सुनी नहीं जाएगी तब तक फैसला एक आना अनिवार्य नहीं होता। अगर हम भी अपनी बात कहेंगे और दिल्ली पुलिस भी अपनी बात जो कहेगी, और दोनों तो जज साहब बैठे हैं, वो ये जुडिशरी का काम है। देखिए, हमारा कोई भी कहना दिल्ली पुलिस के अगेंस्ट में या दिल्ली पुलिस के वकीलों का या दिल्ली पुलिस का हमारे अगेंस्ट में कहना, ये बड़ी बेकार सी बात है। कोर्ट बैठेंगे, 3 बजे हियरिंग का टाइम दिया है, दोनों पक्षों को सुन के एक जो भी मीडिया से भी थोड़ी नाराजगी आप लोगों को मैं देख रहा हूँ। तमाम ये लोग अपना साइलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं और नाराजगी है। अब इस समस्या का समाधान निष्कर्ष निकालना है। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट में आज जब दोनों पहलू रखे जाते हैं तो क्या समस्या का समाधान निकल के सामने आता है, उस पर हमारी नज़र रहेगी। मुनव्वजा जी। बिल्कुल रवि, क्या कुछ समाधान इस पूरे मसले का अब निकलता है, क्योंकि दोनों ही जानिब से जो है इंसाफ की गुहार लगाई जा रही है। रवि, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। वो जो पुलिस वाले हैं और उनको तो अरेस्ट कर ही लो ना, उनको तो कम से कम अरेस्ट कर ही लो। एक जो चीज आई है कि इसने अपराध किया है तो किया है ना, तो बस यही एक मेन इशू है। आज एंट्री खोल दी गई है पब्लिक की, पर वकील अंदर नहीं जा रहे और जजेस राउंड के ऊपर हैं। बाकी पीसफुल चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, सब कोई दिक्कत नहीं है। पर एक दोनों तरफ से हम में और उनमें सब में मिलजुल के अगर कोई एक डिसीजन अगर होता है तो यही डिसीजन है कि उनको पहले अरेस्ट किया। सर मेरा ये गुस्सा है, हमारा ये जो लड़ाई है ये हमारी किसी एक विशेष समुदाय से नहीं है, हमारी ये लड़ाई पूरी पुलिस से नहीं है। हमारी ये लड़ाई सिर्फ उन पुलिस वालों से है जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां चलाई, जिन्होंने हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया और हमारे ऊपर उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। वही लोग जाके कल धरने पर बैठते हैं, दिल्ली की आम लोगों की सुरक्षा का भी कुछ ध्यान नहीं रखते और सिर्फ अपनी जिद पर अड़े हैं कि वो अरेस्ट नहीं होना चाहते। यही काम वो आम पब्लिक के साथ जब करते हैं तो किसी को भी बिना पूछे अरेस्ट करते हैं, और जब अपने ऊपर बात आई तो सिर्फ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और कुछ नहीं, सिर्फ अपने ही बड़े ऑफिसर्स को दबाने के लिए। हमारा जो प्रोटेस्ट है वो बिल्कुल शांतिपूर्वक है। हमारा प्रोटेस्ट हमारे कैंपस में है, ना कि पब्लिक को परेशान करने के लिए। सिर्फ हमारा प्रोटेस्ट और उन्हीं पुलिस वालों के हमारी ये मांग है कि उनको अरेस्ट किया जाए, उनको अरेस्ट किया जाए। और मैडम कॉल कर रहे हैं, साकेत कोर्ट में एक FIR हुई जिसमें 392 दो इंसिडेंट हुए पुलिस वालों के साथ। उनके साथ 2 इंसिडेंट में 392 सेक्शन लगा दिया, सिर्फ वो क्लिप की वजह। क्लिप देखे तो सही, 392 पुलिस वाले खुद जब कानून के ज्ञाता हो गए तो ये क्या बताएंगे। तो आगे और क्या आपकी आंदोलन कैसे चलेगा? बिल्कुल शांतिपूर्वक हम अपना आंदोलन चलाएंगे और किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हमारा नहीं है, हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई है, हम वो लड़ेंगे। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने हड़ताल खत्म करने का आह्वान किया, इसमें आपका क्या विचार है? मैं तो कहता हूँ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जो भी स्टेप लिया था वो गलत लिया है। उन्हें हमारे आत्मसम्मान की लड़ाई हमारे साथ खड़े होकर लड़नी चाहिए। 2 नवंबर को 30 हजारी कोर्ट में पुलिस और वकीलों के बीच जिस तरीके की झड़प हुई, कल जो पुलिस वाले हैं उनके परिवार वालों ने सड़क पर उतरकर न्याय की गुहार लगाई। आज मैं साकेत कोर्ट के बाहर खड़ी हुई हूँ, यहाँ पर भी जो वकील हैं वो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और तमाम जो लोग हैं, यानी कि जिन लोगों का काम है साकेत कोर्ट में, उन लोगों को अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। वकील उनको अंदर नहीं आने दे रहे हैं और वकील भी यहाँ पर अपना विरोध जता रहे हैं। लोग यहाँ पर काफी मौजूद हैं, उनका कहना है कि कम से कम हमें तो अंदर आने दे और हमें काम करने दे। लेकिन जिस तरीके से वकीलों का यहाँ पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है, और रोहिणी कोर्ट में भी एक वकील ने आत्मदाह करने की कोशिश की है, यहाँ पर भी वकील हाथ जोड़कर खड़े हुए और यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तरफ दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं।
तो ऐसे में लोगों की परेशानी ज़रूर बढ़ रही है। तमाम जो क्लाइंट्स उनका काम है कोर्ट में, वो यहाँ पर पहुँचे। हम उनसे ही बात करेंगे कि उन लोगों का क्या कहना है। भाई साहब, आप आए हैं, आपका कोर्ट में काम है, क्या कह रहे वकील लोग? मैडम, हम यहाँ 8 बजे आ रखे हैं, कोर्ट गेट बंद हुआ है, कोर्ट के अंदर जाने नहीं दे रहे। अच्छा। कि आज कोई काम नहीं होगा। इनके चक्कर, पुलिस और वकीलों के चक्कर में पब्लिक पिस रही है। पुलिस और वकीलों के चक्कर में पब्लिक पिस रही है, लोगों का कहना है जाने नहीं दे रहे। आप बताएं, आप कब से आए हुए हैं यहाँ? मैडम, मैं कल भी आया था, लेकिन कल भी मुझे वापस कर दिया गया यहाँ से। मुझे काम था, मेरी गाड़ी बंद पड़ी है मैडम, चालान जमा करना था। तो कल मैं आया तो कल उन्होंने मतलब कह के वापस कर दिया। लेकिन क्या कह रहे हैं, क्यों नहीं आने दे रहे? वकील क्या कह रहे हैं? बस यही कह रहे हैं कि हम आप लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर होता है कुछ समाधान हमारी तरफ तो हम फिर उसका मतलब बताएंगे आपको। अच्छा। उसके बारे में जानना। आप बताइए, आप भाई साहब। 500 किलोमीटर तो आए, कल से परेशान हो गए ने। 3 आदमी हैं, रात ਨੂੰ रहने आते, कोई जगह नहीं, कुछ नहीं। 6 तरीक वारंट निकालते हुए जज मिलने नहीं देते, अंदर नहीं जाने देते, क्या करेंगे? तो लोग दूर दूर से आए हैं, उनका काम नहीं हो रहा, परेशानी उनकी बढ़ रही है। उनका कहना है कि वकीलों और पुलिस की लड़ाई में जो है आम लोग हैं वो पिस रहे हैं, क्योंकि जिन लोगों के काम है, जिन लोगों की जो कोर्ट की डेट है, उनका अगर काम नहीं होगा तो और ज्यादा लंबा खींचेगा। तो यहाँ तमाम जो क्लाइंट्स हैं, आपने देखा कि यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। अयोध्या मामले पर फैसला आने वाला है, ऐसे में चार जानिब से अमन अमान बनाए रखने की अपील की जा रही है। मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि मुल्क में अमन और भाईचारा का माहौल बना रहना चाहिए, यही वजीर आजम भी चाहते हैं और यही सबकी भी कोशिश होनी चाहिए। मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हमें होशियार रहने की जरूरत है ताकि कोई गैर समाजी अनासर मुल्क की फिजा को खराब न कर सके। राम मंदिर मामले पर फैसला बहुत जल्द आने वाला है और बीजेपी और केंद्र सरकार लगातार कोशिश में है कि कोई भी हमेशा पूरे देश के अंदर माहौल शांतिपूर्वक बना रहे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी जी। सर, लगातार कोशिश यही है बीजेपी की और सरकार की कि माहौल ना बिगड़े, लगातार मीटिंग्स की जा रही है। जो सद्भाव की डोर है, जो एकता की डोर है, वो हर दिन मजबूत होनी चाहिए, हर पल मजबूत होनी चाहिए, हर परिस्थिति में मजबूत होनी चाहिए। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी संदेश है और यही हर देशवासी का संकल्प भी है। किसी भी परिस्थिति में हमें इस बात के होशियार रहना चाहिए कि कोई भी ऐसी ताकत, नकारात्मक ताकत, देश के भाईचारे के, देश के हारमोनी के, देश के तरक्की के डोर को और मजबूत माहौल को ख़राब न कर पाए। और इस पूरा आज हर समाज का व्यक्ति इस बात को स्वीकार भी कर रहा है, इस बात की तरफ कोशिश भी कर रहा है कि मुल्क जो है वो मजबूती से सौहार्द के ताने बाने से बंधा रहे। सर, आप ही के यहाँ कल एक बड़ी बैठक हुई, तमाम मजहबों के लोग इकट्ठे हुए, मुस्लिम समुदाय से भी आप लोग ने भी, संघ की तरफ से भी लोग इकट्ठे हुए, क्या कुछ उसमें रहा, क्या कुछ बताया? देखिए, जो कल सभी लोग बैठे थे, मुझे खुशी है कि सभी समाज के सभी हिस्सों के लोग थे, मुस्लिम समाज के सभी हिस्सों के लोग थे, उसमें धार्मिक लोग भी थे, जो एकेडमिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सामाजिक गतिविधियों में काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग थे। और सभी लोगों का एक ही मत था कि हमें एकजुट होकर के किसी भी ऐसी जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं उसको शिकस्त देनी चाहिए, परास्त करनी चाहिए और सद्भाव और एकता के माहौल को मजबूत करना चाहिए। धन्यवाद। हमसे बात करें साफ तौर पर कहना है नकवी साहब का कि राम मंदिर मामले पर फैसला चाहे जो हो, लेकिन देश में सद्भाव का माहौल बना रहना चाहिए। कैमरा पर्सन सोनू मंडल के साथ पवन गौर, नेटवर्क 18, दिल्ली। कश्मीर कैसे? सर, राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है और उससे पहले हम देख रहे हैं कि लगातार आप लोगों की बैठक मुस्लिम बुद्धिजीवियों से चल रहा है, क्या इसके पीछे उद्देश्य है? देखिए, अयोध्या वर्डिक्ट आने वाला है और देश में माहौल बन गया है कि सबको वो स्वीकार होगा और अयोध्या वर्डिक्ट समाज को ताकत देगा, सौहार्द को ताकत देगा, देश को ताकत देगा। समाज का हर वर्ग चाहता है कि इसको लेकर कोई विवाद ना हो। समाज का हर वर्ग चाहता है कि अयोध्या वर्डिक्ट के बाद फालतू बयानबाजी ना हो, बल्कि ये किसी की हार और जीत का सवाल नहीं है। जो फैसला आएगा, मुस्लिम समाज के लोग भी मिलकर ये बता रहे हैं कि उनको सहर्ष फैसला स्वीकार होगा और ये फैसला
हिंदुस्तान में एक नई मिसाल कायम करेगा जिसमें समाज के हर वर्ग के लोग उसको स्वीकार करेंगे। तो एक अच्छी पहल हो रही है, समाज के हर वर्ग से आवाज़ें आ रही है कि हम किसी